चलिए आज के जो है क्लास में नॉर्मल से हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज़, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जो हम लोगों का सबसे पहला दिक्कत होता है, जो बहुत लोगों को लेट से भी ज्वाइन किए हैं आप लोग, है ना, और टेस्ट में ये टॉपिक हम लोग लेंगे तो उसको चीज़ को समझ लीजिएगा। सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि जब आप अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आ रहे हो मेरे पास, तो ये चीज़ हो सकता है क्लास में हम बताएं कि नहीं बताएं, मेरे को ध्यान नहीं है, मतलब बताए तो जरूर होंगे, आप लोगों को बताएं कि नहीं ये ध्यान नहीं है। अकाउंटिंग नाम का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, बट आप ही लोग जब मेरे को मैसेज करते हो कि सर आज किस चीज का सब्जेक्ट का क्लास है, तो हम ही वहां पे आंसर दे देते हैं अकाउंट्स का, या फिर आप ही लोग दोस्त लोग में डिस्कस करते हैं कि आज अकाउंट्स का है कि नहीं क्लास, ये करते हैं नॉर्मल सा। लेकिन आप लोगों को जानकर बड़ा अच्छा या बुरा लगेगा कि अकाउंट नाम का कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। बोले सर ऐसा कैसे, अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंट का मतलब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज अकाउंट, तो अकाउंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन या बैलेंसेस फॉर एनी टाइप ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस। किसी भी बिजनेस का, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, या किसी भी तरीके का दुकान हो गया, कुछ भी हो गया, उन सारे जगहों पर उन सारे लोगों का एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है जिसमें पैसे का आना और पैसे का जाना दिखाया जाए। दिस इज कॉल्ड अकाउंट, जिसको कि आप लोग शायद जानते होंगे। बैंक अकाउंट आपने ओपन करवाते हो, बैंक अकाउंट ओपन कराते हो, क्या मिलता है वहां से? पासबुक। वो जो पासबुक मिलता है उस पासबुक में क्या रहता है? पैसे का आना और पैसे का जाना, वही दिखाता है। तो दैट दिस इज द ओरिजिनल अकाउंट, वो ओरिजिनल अकाउंट है। बट इन 11th, बोल सकते हैं 11th क्लास में हम लोग पढ़ने के आए हैं अकाउंटिंग, या फिर इसी के साथ एक और वर्ड इसी में ऐड होता है, अकाउंटेंसी। आप लोग का जो बुक होगा उसका फर्स्ट पेज पर जाके देखना, अकाउंट नाम का कहीं पर नाम लिखा हुआ ही नहीं रहता, या फिर अकाउंटेंसी लिखा होगा, आइदर अकाउंटिंग होगा लिखा होगा, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। और उसके बाद जब सारा चीज प्रिपेयर कर लेते तो वो अकाउंट का नाम बनता है। आगे चल के जो लेजर बनाते हैं वो अकाउंट होता है। ठीक है ना। अब इसमें कुछ कुछ चीज है, इस चीज को जरा समझ लेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझने से पहले यह चीज आपको जानकारी जरूरी है कि अकाउंटिंग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कब हुआ था। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था 1494, है ना। 1494 मतलब आज से लगभग 500-600 साल पहले 1494 में अकाउंटिंग के बारे में बताया गया था, और जो बताने वाले थे उनका नाम था लूका पेसियोली, जिनको कि आजकल हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये लूका पेसियोली अकाउंटिंग से रिलेटेड कब डेफिनेशन दिए थे? 1494 में। ठीक है। अब अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है इसको जरा समझ लो अच्छे तरीके से। अकाउंटिंग का डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर क्या लिखोगे? क्लासिफाइंग। ठीक है। समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन within a फाइनेंशियल ईयर। अब इसके बारे में जरा समझना। लिखवाना कोई बड़ा चीज नहीं, लिखवा के कोई भी चल जाएगा, हम भी समझा दे रहे हैं आपको, पहले समझो एक एक करके। अकाउंटिंग क्या है बाबू? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। दूसरा क्या है? वो क्लासिफाइंग है। तीसरा क्या है? वो समराइजिंग है। चौथा क्या है? इंटरप्रेटिंग है ऑफ ऑल फाइनेंशियल
ट्रांजेक्शन विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये डब्बा डालने का जरूरत क्या है कि हर एक चीज में इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक आप जो है, अगर कोई पूछा व्हाट इज द फीचर ऑफ अकाउंटिंग, तो फीचर भी यही है सेम। क्या है भाई फीचर? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, इंटरप्रेटिंग है ना। और फाइनेंशियल डाटा को एक जगह पर दिखाने का काम कौन सिखाता है हम लोगों को? अकाउंटिंग। 11th में यही पढ़ने आए हो आप। 10th तक जो भी चीज आप लोग पढ़े होगे डजेंट मैटर, बट आप 11th में जब आए हो तो 11th में क्या चीज होगा कि आपके लिए एक नया ये लैंग्वेज ही बनकर आया आपके लाइफ में, है ना। साइंस में रहते तो ऑटोमेटिक जो 9, 10th, 8 में जो पढ़े हो कहीं ना कहीं उसी का बड़ा सेंस में पढ़ते आप जाके, भाई बायोलॉजी जिसको लेना वो ले, जिसको केमिस्ट्री फिजिक्स लेना उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते आप, है ना। आर्ट्स लेते तो वो भी सिविक्स हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके थे 8, 9 में, उसी का एडवांस वर्जन पढ़ लेते हैं। लेकिन कॉमर्स जो है, जो लोग आईसीएसई बोर्ड से, वो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होगा, अकाउंटिंग का भी कुछ कुछ नॉलेज होगा। आइदर आप लोग जो लोग सीबीएसई से पढ़ के आए हो, या फिर जो लोग अपने क्या बोलते हैं बोर्ड से हो, है ना, झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड से हो, उस केस में आप लोगों को अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी मिला नहीं कि होता क्या है एक्चुअल में। तो अकाउंटिंग को क्या चीज समझाया गया बाबू? अकाउंटिंग में बताया गया कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जब आप किसी भी, सबसे पहले इस चीज को समझ लेना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है भाई? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वैसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसे के बेस पर बनकर आए, वो चीज हम लोगों का क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। और सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का कला कौन सिखाता है सर? अकाउंटिंग कहलाता है। फिर अलग अलग तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, उसको क्लासिफाई करना, मतलब अलग अलग तरीके से बनाने का कला कौन सिखाएगा? अकाउंटिंग सिखाएगा। फिर बड़े से बड़े चीजों को छोटे वे में करके लिखना कौन सिखाएगा? अकाउंटिंग। देखो समराइज करवा रहा है। फिर इंटरप्रेट, मतलब जो एक ही जगह जाके सम्मिलित हो जाता है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटना, वो भी, या फिर इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, है ना। वो चीज करने का काम कौन सिखाता है सर? अकाउंटिंग। विद इन ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। आज तक जब आप लोग 11th में इंटर किए हो, तो 11th से पहले आप लोग जो है एक ही ईयर जानते थे जिसका नाम था CY, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता था? 1st ऑफ जैन से, और खत्म कब हो जाता था? 31st ऑफ दिसंबर में। लेकिन जैसे ही आपने अकाउंट्स चूज किया, आपका कैलेंडर ईयर बदल गया क्या चीज में? फाइनेंशियल ईयर में, है ना। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भाई? तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका 1st ऑफ अप्रैल, और खत्म कब होता है? 31st ऑफ मार्च। ठीक है ना। ये आपका जो है फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में डिफरेंस। नॉर्मल सा ये चीज है। और याद रखना आगे चल के, अभी तो नहीं, बहुत छोटा चीज अभी पढ़ा रहे हैं हम, बट इन फ्यूचर जब जाओगे आगे, तो एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब, जैसे अभी आप लोग को पता होगा कि अभी इनकम टैक्स का टाइम चल रहा है, मोबाइल वोबाइल में आता होगा, या फिर आप लोग थोड़ा घर में पूछते होंगे, या थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा, तो 31 जुलाई तक इनकम टैक्स भरने का लास्ट डेट अभी चल रहा है। ठीक है। तो जो भी साल आप पैसा कमाए होंगे, उसी साल आप गवर्नमेंट का टैक्स दे पाइएगा। आपका साल कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये पूरा पैसा कमा लीजिएगा, उसके बाद है ना अगले साल दीजिएगा आप उसको पैसा। जैसे बोलने का मतलब क्या है कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है जी? इवेलुएट करना, एसेस करना, चेक करना, है ना। तो अगर आप, अभी कौन सा ईयर पार हुआ है? अभी कौन सा चल रहा है? छोड़ो, अभी कौन सा चल रहा है? अभी ईयर चल रहा है 2024-25। 2024-25 में जो हम ITR फाइल करेंगे, वो कब का करेंगे? इससे जस्ट एक प्रीवियस ईयर का करेंगे। ये तो अभी ना कर रहे हैं। जब पेमेंट किसका, मतलब हम लोग किसका करेंगे? 2023-24 का करेंगे। समझ गए?
ये हो गया, ये कहला जाएगा क्या बाबू, फाइनेंशियल ईयर, और ये क्या कहला जाएगा आपका, असेसमेंट ईयर, AY। और जो फिर इस साल हम कमा रहे हैं 24-25 में, इसका फाइलिंग कब करवाएंगे, 25-26 में, अगले साल, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा भी फोन भी आता है कि सर आप तो बोले थे 2023 से 24 तक पेपर देने के लिए, लेकिन आप जो पेपर हमको दे रहे हैं प्रिंट करके, उसमें तो 24-25 लिखा हुआ, गलत फाइल कर दिए सर। तो उसको बोलना पड़ता है हाँ गलत ही कर दिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखो नो डाउट आप लोग भी इन फ्यूचर कॉमर्स पढ़ रहे हो, तब तो इस सब के बारे में नॉलेज होगा, बट जो लोग इस सब के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है, उन लोगों को बस क्या पता है कि जो चीज हम बोल रहे हैं बस वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम इसको बोले कि 1 अप्रैल 2023 से अपना बैंक स्टेटमेंट निकालकर 31 मार्च तक दे देना, तो इसके दिमाग में क्या है कि ITR कब का फाइल हो रहा है, 23-24 का। और जब इसको पेपर निकाल के देंगे, वहां क्या लिखा रहता है, असेसमेंट ईयर, वहां पे कभी भी फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखता है ना। तो जो लोग जानता है ज्यादा तो ठीक है। तो ये हुआ आपका नॉर्मल सा अकाउंटिंग का डेफिनेशन। होप सो अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ में आया होगा। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, या फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर, जो भी बोलना है बोल सकते हो आप। ठीक है, इसको रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग का इंट्रो हुआ ये सबसे पहला चीज। दूसरा, सर अकाउंटिंग का टाइप्स कितने तरीके का होता है? कोई कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। जब आप टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करोगे, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग टोटल हम लोगों के पास होता है 5। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड वन इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, and fourth one is called taxation accounting, and fifth one is called social responsibility accounting। ठीक है, ये आपका अलग अलग तरीके का 5 तरीके का टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। हम ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हो सकता है टेस्ट में दे भी दे। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड बात, पैसा तो सब भी अकाउंटिंग लग गया तो सब में पैसे का बात होगा, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम यही है कि भैया सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करके कितना पैसा आप कमाते हो, उन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। जैसे क्लास 11th में जो आप पढ़ रहे हो, 11th हो गया, 12 हो गया, इन दोनों साल जो आप अकाउंटिंग पढ़ोगे वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड बात करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करेगा, है ना। और उसका डिटेल आप लोग को नोट्स मिला उसमें होगा, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब वैसा अकाउंटिंग जिसमें जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, बैलेंस शीट तक हो, वो सारा का सारा कहां पहुंचेगा आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। डन है। सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कहां लगता है, जब कोई इंसान किसी भी सामान का क्या करवाता है, मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। ठीक है, जब आप किसी सामान को प्रोड्यूस करवाओगे तब आपको उसका कॉस्ट इवेलुएट करना है। मान लो कि पेन हम अपने दुकान में कहीं से खरीद के लाएं और किसी को बेच दिए, तो बीच का जो प्रॉफिट हो वो कौन सा अकाउंटिंग में आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन वो पेन एक्चुअल मेरे फैक्ट्री में बन रहा है, कितने रुपए में बन रहा है, उसके लिए हमको क्या करवाना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। डन है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है भैया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है, मैनेजमेंट का मतलब आप लोग बिजनेस अभी पढ़ रहे हो, बीएसटी भी, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, द थिंग गेटिंग थिंग्स, सॉरी द थिंग्स विच इज डन या गेटिंग डन थिंग्स बाय द अदर्स। जब आप किसी दूसरे आदमी से कोई काम करवाते हो तो दैट द पोजीशन या दैट द सेंटेंस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर हम खुद ही अपना काम खुद कर रहे हैं,
दिस इज नॉट अ मैनेजमेंट। मैनेजर का काम क्या होता है? वो खुद ही बैठकर सारा काम नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करवाता है? करवा सकता है, सबसे ऑर्डर देता है कि आप ये करो, वो करो, वो करो। कभी रेस्टोरेंट में देखे हो कि मैनेजर प्लेट बिछा रहा है? नहीं। क्यों? उसका काम है मैनेजमेंट हैंडल करना। दैट इज क्लाइंट कैसे आएगा, उसे कैसे डील करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे हम बार बार 2-4 बार आप लोग को बताए भी हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो, आप जीएसटी पढ़ रहे हो, शायद बताए भी होंगे, तो अगर 100 रुपए, मान लो कि 1,000 रुपए का बिल बन रहा है, अगर उस पर 2.5% और 2.5%, 25 रुपया 25 रुपया, ये आपसे 1,050 चार्ज कर रहा है, तब तो डन है, ठीक है। अदरवाइज वो लोग क्या करता है पता है? ये हो गया आपका टोटल बिल, ये हो गया सीजीएसटी, ये हो गया एसजीएसटी, और जो भी है उस पर प्लस कर देगा वो सर्विस चार्ज। कितना? 100 रुपया। आपसे मांगेगा 1,150। और हम लोग जब पार्टी करने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो हम लोग चुपचाप ये देख के पैसा दे के आ जाते हैं। यही करते हैं ना? करते हैं ना? जब पार्टी करने जाएं या फिर कई बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं तो इज्जत भी खराब लगता है कि 100 रुपये पर लड़ने से बेटर है आप 50 रुपये तो टिप दे के आ जाता है उसको, 100 रुपया वेटर को देते हैं ना। लेकिन आप उसको टिप दे दो 100 रुपया चलेगा, बट ये पैसा सर्विस चार्ज आपको नहीं देना है। रीजन? क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये दोनों का दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है, और जब एक टैक्स आप लगा चुके हो उस पर तो दूसरा नहीं लगेगा। और वो कोई कोई होता है रेस्टोरेंट का मालिक लोग, पहले आके आपसे बोलेगा प्यार से, सर हम लोगों के रेस्टोरेंट में ना मैंडेटरी है, हम देखिए ना सर बाहर ही बोर्ड पे लिखवा दिए कि 10% आपको सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। उसको आप डायरेक्टली बोलिएगा कि भैया एक काम करो तुम मैनेजर से मिलवा दो हमको। अगर वैसा है, अब जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त, हम बता रहे हैं कोलकाता का एक दोस्त है, उनका जो है लगभग वो रेस्टोरेंट में 1 साल के अंदर में 20 लाख रुपए का वो बिल बना उनके पास रेस्टोरेंट में, और हर एक बार 10% वो जो है सर्विस चार्ज जोड़ देता था। तो आप खुद सोचो कि 20 लाख का 10% लगभग 2 लाख रुपए तो उनसे साइड से कमा लिया, है ना। तो ये तो गलत बात है, वो टैक्स जीएसटी भी दिए और सर्विस चार्ज भी दी, तो ये तो गलत बात है ना। तो आप जो है किसी भी रेस्टोरेंट जाते हो तो ये सब चीज डिस्कशन कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ये है मैम, आप लोग जरा समझिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ये है कि भैया आप अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करते हो, फंडिंग कहां से जनरेट करते हो, ठीक है, और उसी फंडिंग को कहां पर एक्सपेंड करते हो, मतलब खर्च करते हो, ठीक है। अभी जैसे क्या है, एक नॉर्मल हम बता रहे हैं, मान लो कि मेरे ही इंस्टीट्यूट में ऑफिस में बैठी हुई है, जिसका काम है भाई उसको दे दिए कि तुमको काम है ऑफिस में बैठना और मैनेज करना सब चीज। हम अपना एक टारगेट रखते हैं कि जाके हम बोल दिए कि मैम सुनिए ना, इस महीना में ना हमको लगभग 50,000 रुपए का कलेक्शन चाहिए मेरे इंस्टीट्यूट से, ठीक है। अब बेचारी का काम क्या है, हम ओनर है हम बोल दिए, अब उसका काम क्या है, कहां से पैसा आएगा, चुरा के तो रोड पे नहीं लाएगी ना, आपको फोन करेगी, उसको फोन करेगी, उसको वो काम है उसका, भैया आप है तो दे दीजिए ना, है ना, ड्यू बचा हुआ तो प्लीज दे दीजिए। अब नहीं होगा कलेक्शन और हम उसको एक टारगेट दे रखे, उस बेसिस पर कलेक्शन नहीं होगा तो सुनेगी भी मेरे से थोड़ा बहुत, है ना। तो ये चीज हम लोग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने को मिलता है। और टैक्सेशन अकाउंटिंग हमेशा किससे रिलेटेड बात करेगा, टैक्स से, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स। और एक लास्ट होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट ही अर्न करना नहीं होता है, प्रॉफिट के अलावा भी वो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मार्केट को भी वो ध्यान में रखकर बिजनेस करे। आप देखना बड़ा बड़ा जितना भी फैक्ट्री होगा वो पूरा जंगल उंगल के बीच में होगा, ध्यान देना आप। क्यों? रीजन, बिकॉज वहां पर जो पॉल्यूशन होगा तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। एक मोहल्ला के बीच में आप लाके एक फैक्ट्री बैठा दोगे तो पॉल्यूशन से आधा लोग तो ऐसे ही मर जाएगा। सुने होंगे, या फिर एक मूवी आया था भोपाल गैस लीक पे, देखे थे मूवी? नहीं देखे हैं?
हॉटस्टार में देख लीजिएगा, भोपाल गैस लीक पर। उसमें क्या था कि गैस लीक किया था पूरा का पूरा। अभी भी भोपाल में जो है एक एरिया है जहां पर जो बच्चा जन्म लेता है आज भी जो है डिजेबल्ड ही जन्म लेता है। मतलब किसी भी तरीके से हाथ टेढ़ा रहेगा, पैर मतलब डिजेबल, समझ ही गए, वैसा होता है। रीजन उस गैस का ऐसा ही। और हुआ था कब? 1982 में। सोच लो सर, लगभग कुछ दिन में 40-50 साल होने को है ना। लेकिन उसके बावजूद भी उसका गैस इतना ज्यादा हार्मफुल था कि अभी भी वहां पर वैसा सिचुएशन, जैसे बोलते हैं ना, आप लोग सुने होंगे, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर एटम बम थी, जापान छोड़ा था ना, कि जापानी है वो, जापानी है ना, मतलब जहां पे अति जो है परमाणु बम गिरा था, एटम बम जिसको बोलते हैं, वहां के आसपास का एरिया का आज भी वैसा ही था, क्योंकि रेडिएशन होता है ना बम में, है ना। बम जो गिराता है वो रेडिएशन के बेसिस पर वो एक एरिया को पूरा ही कवर कर लेता है, और उस रेडिएशन के अंडर में जो भी जाएगा, अभी भी जैसे हम लोग क्या करते हैं, 2 रुपया कमाने के चक्कर में अपने छत के ऊपर टावर दे देते हैं, भैया लगा दीजिए टावर, हमको जो है 20-50 हजार रुपये महीने का दे दीजिएगा। बट वो टावर आपका घर का तो जो करेगा करेगा ही करेगा, वो रेडिएशन ऐसा फैलाता है कि आसपास का भी किसी ना किसी को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। आज हम लोग इतने, नो डाउट साइंस नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन इतना तो समझदार है कि वो रेडिएशन के चक्कर में, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि मोबाइल फोन को कभी भी यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, है ना, ऊपर वाले पॉकेट में नहीं रखना। क्यों? यहाँ पे हम लोग का हार्ट होता है, और हार्ट पर वो जब फोन आता है ना, वाइब्रेट करता है, या रेडिएशन जो हम लोग बात करते हैं, उस चक्कर में कभी कभी हम लोग का हार्ट ब्लॉकेज भी हो जाता है उस सब चक्कर में। बोले सर हम तो जो है ऊपर रखें, हार्ट में घुसा के थोड़ी रखें, वैसा वाला कॉन्सेप्ट काम तो करता है नहीं, समझे ना। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी हमको देखना पड़ता है, जिस अकाउंटिंग के बेसिस पर हम लोग को क्या देखना जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, ठीक है ना। अभी जैसे देखिए, इन लोग का दुकान है, 2 कदम आगे जाके लेफ्ट मुड़िएगा, तो वहां पर दिन भर बैटरी जितना भी पलटता है उसका पूरा का पूरा एसिड जो है रोड पे गिरता है ना सर। वो जो है आप थोड़ा साइड एरिया में, मतलब उधर जो है आना जाना उतना ज्यादा लोगों का नहीं है तो मैनेज है। लेकिन आप खुद सोचो, आपका दुकान अगर रोड पे रहता सर, तो आप रोड पे वो डेली का डेली एसिड नहीं फेंक सकते थे, हम भी जाके ऑब्जेक्शन कर सकते थे वहां। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि एसिड जो है वो नॉर्मल चीज तो है नहीं, अगर किसी को गलती से पड़ गया या फिर किसी भी तरीके से उसका कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट है तो वो गलत है। तो नॉर्मल सा चीज है कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं किया जाता, या बिजनेस बिजनेस में इन चारों पांचों चीजों को ध्यान रखा जाता है। आप खुद देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करते ही हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में, कॉस्ट अकाउंटिंग अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो करता ही होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो नॉर्मल है, सबको करना है। टैक्सेशन, जिसका बिजनेस ज्यादा चलता है जिसका कम चलता है उस बेस पर टैक्सेशन भी लगता है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसके लिए आपको बार बार बिजनेस नहीं समझाएगा, वो अपने से खुद आपको देखना पड़ेगा, है ना। अगर देखना है तो आप टाटा का किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, देख लो, है ना। रिलायंस भी, जो अंबानी जी का जो काम होता है उनका अलग से फाउंडेशन चलता है, वो बोलते हैं कि भैया जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं उसमें हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, है ना। तो वो सारा सारा चीज क्या है, अकाउंटिंग का सारा टाइप्स के अंडर आ जाता है, ठीक है मैम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें अकाउंट का टाइप क्या होता है। जैसे नॉर्मली कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, जैसे आप अकाउंट के बारे में डिस्कशन करोगे तो अकाउंट जो है वो आपका इन जनरल 2 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल को 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है भैया। पहला का नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है, मैडम लिखने का देंगे मौका, पहले देख लो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट है पर्सनल।
डन है। ये पर्सनल को हम अपने लैंग्वेज में समझाने के लिए नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन क्यों बोलेंगे भाव? बिकॉज नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिस भी जगह पर किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे ही पढ़े थे नाउन। तो जिस भी जगह पर किसी आदमी का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का नाम आता है, किसी बैंक का नाम आता है, किसी भी कंपनी का नाम आता है, तो वो सारा का सारा रिलेट किसको करेगा? हमेशा पर्सनल अकाउंट को ही रिलेट करेगा। ठीक है ना? और जब आप इसी को इम्पर्सनल में, मतलब इससे हट के अगर इम्पर्सनल में बात करोगे, तो वहां पर दो अलग अलग अकाउंट है, जिसमें फर्स्ट वन इज कॉल्ड रियल अकाउंट, और दूसरा कौन है? दूसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना? तो पर्सनल अकाउंट को हम अपने लैंग्वेज में हमेशा नाउन बोलेंगे। दूसरा, रियल अकाउंट को हमेशा आप क्लेरिफाई करना किस चीज से? एसेट्स। एसेट्स मतलब समझते हो? संपत्ति। रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स ही आएगा। आइदर वो एसेट्स आपका टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो। इसका मतलब, टेंजिबल का मतलब जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसके बारे में किसी को बता सकते हैं, और वो आपका नेचर टेंजिबल होगा। जैसे मेरा बेंच है, मेरा ये बोर्ड है, एसी है, फैन है, जो भी है, सारा का सारा मेरा कौन सा एसेट्स आएगा? टेंजिबल, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं। डन है। और इनटेंजिबल का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, बट वो मेरे बिजनेस के इनकम में कहीं ना कहीं फायदा देकर जाता है। जैसे मेरा अपना गुडविल है ना। अगर मान लो कि किसी, गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम ऑफ द एनी बिजनेस और इंडिविजुअल्स। मतलब जब आप किसी बिजनेस का नाम और नेम और फेम से, जैसे अभी जूडियो खुला रांची में, तो भाई सब लोग जो है उठ पुट के पहुंच जाते, जूडियो खुला, जूडियो खुला। क्यों? जूडियो है क्या? बहुत लोग से पता ले जूडियो क्या होता है सर। जो लोग को नहीं पता वो भी ये भी बोल देगा जूडियो होता क्या। जूडियो का मतलब क्या होता है? पता है किसी को? ऐसे मत बोलिए आप लोग, इतना गांव देहात का थोड़ी बच्चा है जी आपको नहीं पता जूडियो क्या है। जूडियो एक फैशनेबल आइटम का स्टोर है, जहां पर कपड़ा, बच्चे का कपड़ा, है ना, लड़की का, लड़के का जूता, सारा चीज मिलता है। जस्ट लाइक एम बाजार, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस मार्ट जो था, उसी के अगेंस्ट में टाटा का वो कंपनी है जूडियो। और टाटा उस कंपनी को ओपन किया हुआ, फ्रेंचाइजी अभी खुलवा रहा है। तो रांची में एक मोराबादी के एरिया में, आगे जाइएगा उधर टैगोर हिल साइड में, तो अंतु चौक है, वहीं पर खुला हुआ है। अब उसका हम ऐड नहीं कर रहे हैं है ना, ऐड नहीं कर रहे हैं, बट नॉर्मली बता रहे हैं कि वो चीज जो है वहां पे खुला हुआ है। तो अगर आप वहां पे जा रहे हो, तो किसके नाम पर जा रहे हो भैया? टाटा के नाम पे जा रहे हो। टाटा का ब्रांड है, अच्छा होगा, चलते हैं एक बार। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स का रूप आता है। और दूसरा नॉमिनल है भाई। तो नॉमिनल का मतलब ये हमेशा रिलेटेड बात किससे करेगा? इनकम और एक्सपेंस, ये दोनों से बात कर लेता है। इसलिए हम इसको हिंदी में भाई दो मुहा सांप बोल देते हैं कि नॉमिनल अकाउंट दैट इज दो मुहा सांप है। कैसे? कभी कभी वो जो है हमको फायदा देकर जाता है, कभी कभी वो हमको नुकसान भी दे देता है। चलो एक एक करके समझ लेते हैं प्लीज। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है भैया? वैसा पर्सनल अकाउंट जिसमें किसी बाय नेचर, बाय बर्थ, जब किसी को नाम मिलता है, तो जैसे हम लोग जो है वो लोग, हम लोग नेचुरल हैं। जैसे इसमें राम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, मतलब जो भी पर्सन का जो नाम है ना, वो सारा का सारा कहां जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। डन है। सेकेंड वन इज व्हाट? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब जो मैनमेड हो, जो आदमी बनाता है। तो आदमी क्या बनाता है? किसी भी कंपनी का नाम, बैंक का नाम एसबीआई, कंपनी का नाम द एमर्ज, ठीक है, आपका स्कूल संत माइकल, डीएवी, एसबीपीएस, ठीक है, जो भी आपका स्कूल का नाम है उसका कोई नाम रखा होगा, मारवाड़ी कॉलेज, जेवियर कॉलेज, जो भी है उसका कोई ना कोई नाम रखा होगा। तो दैट ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स अंडर विच आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
मतलब आर्टिफिशियल का बदले में मतलब होता है मैन मेड, वही चीज डाल देंगे उसमें, डन है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? जो किसी भी इंसान को रिप्रेजेंट कर देता हो। वैसा कौन नाम है भाई? सबसे पहला बिजनेस के लिए कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी। जहां पर पूंजी का नाम लेते हैं तो पूंजी लगाता कौन है? बिजनेस का ओनर। ऑटोमेटिकली वो रिप्रेजेंट कर देता है उसको। अब जैसे इसी में एक नाम लिख दे, कैप्टन, किसी भी टीम का कैप्टन ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करने लगता है उस टीम को। आप ही मान लीजिए स्कूल में एक बैच पहन के घूमते हैं मॉनिटर का, होता है ना स्कूल में, कॉलेज में तो अब तो नहीं होगा, स्कूल में होता है अभी भी कि मॉनिटर या फिर क्लास हेड, वो सब चीज करके जो है लगा देता है उसको एक, तो वो लोगो रहने से क्या है, वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करने लगता है पूरे क्लास को। समझ गए ना? तो वो सब सारा का सारा चीज आपका कौन सा होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब अदर ये चीज बस इतना रखना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी आदमी से ही रिलेट करता, इसलिए इसको क्या बोले, हम नाम दे दिए थे नाउन। डन है। रियल अकाउंट में टेंजिबल और इनटेंजिबल पहले ही समझा चुके हैं। टेंजिबल मतलब जो दिख सकता है, जिसको छू सकते हैं, कैश, बिल्डिंग, और भी जो भी एसेट्स है, लैंड, स्टॉक, ये सब सारा का सारा चीज मेरे लिए टेंजिबल एसेट्स है। और इनटेंजिबल में क्या क्या आएगा भैया? गुडविल आएगा, पेटेंट्स आ जाएगा, कॉपीराइट आएगा, ईटीसी, जो भी है उन सब चीजों को लिख सकते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट को हम क्या बोले भैया? ये मेरा जो है दो मुहा सांप है, ये कभी मेरे पास आ भी सकता है, कभी मेरे पास से जा भी सकता है। जैसे रेंट, डिस्काउंट, ठीक है, रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, और भी आगे चले तो हम लोग जैसे वेजेस, सैलरी, ये सब सारा का सारा चीज क्या है मेरे लिए? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल है? क्योंकि एक बार आ भी सकता है और दूसरे बार जा भी सकता है। मान लो कि हम किसी को अपने अंडर में रखें तो सैलरी हम उसको देते होंगे, हम ही किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं तो हमको कोई सैलरी देगा। तो एक जगह इनकम तो एक जगह एक्सपेंस, डन है ये चीज। अब इसका जो है गोल्डन रूल लास्ट बता देते हैं आज। देखो, जब आप अकाउंटिंग करने जाओगे, जब आप अकाउंटिंग करने जाओगे तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? गोल्डन रूल। और याद रखना गोल्डन रूल आजकल दो तरीके का हो गया है, एक हो गया मॉडर्न अप्रोच, है ना, और एक जो है ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा है। तो जो पहले जो चलता आ रहा है उसको समझ लेते हैं, फिर मॉडर्न भी समझ लेंगे। अकाउंट कितना है हम लोग के पास इन जनरल अकाउंटिंग करने के लिए? तीन है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल जो हम लोगों का है वो क्या है भैया? ये है डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। मतलब जो इंसान लेने वाला है, कोई भी सामान, कोई भी पैसा, कुछ भी, अगर मेरे से वो इंसान लेने, इंसान होना चाहिए याद रखना, कोई इंसान मेरे से कोई सामान अगर लेने वाला है तो दैट इज कॉल्ड डेबिट इज द रिसीवर, और वही आदमी जब कुछ दे रहा है तो गिवर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल में क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो मेरे पास आ रहा है उसको हमेशा डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड नॉमिनल में क्या है? ऑल expenses and losses are debit and all income and gains are credit।
ये इसी तरीके से चलता है हम लोगों का, है ना। कैसे, एक जनरल आपको बता दें, आप अगर किसी भी इंसान को, मान लो आप मेरे को फी दे रहे हो, आप मेरे को फी दे रहे हो, तो आप मेरे को दे रहे हो या फिर मेरे बिजनेस को दे रहे हो, तो हम कौन है आपके लिए, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। क्या पे कर रहे हो, फी। फी का नेचर क्या है, वो दो मुहा सांप वाला नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि जब आपके पास से जा रहा है फी, तो किसी और के पास आ तो रहा होगा, ठीक है। और फी इन जनरल आपके लिए क्या है, जब आप पे करोगे मेरे को, तो इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो आप जब अपने एंड से एंट्री करोगे तो क्या एंट्री पास कर दोगे, देखो आप एंट्री पास करोगे, फीस अकाउंट डेबिट टू, आपके हाथ से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। और देखो कैश आपके लिए क्या होता है, हमेशा एसेट्स होता है, और एसेट्स के लिए क्या था, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो और जो आएगा उसको डेबिट करना। आप देखो आपके बुक में हम कर दिए, और यही सेम चीज हम अपने बुक में क्या एंट्री पास करें, मेरे पास क्या आया, पैसा आया, हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। इससे क्या हुआ, पैसा मेरे पास आया, देखो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आ रहा है वहां डेबिट, और क्या आ रहा है, फीस क्यों लिखे, क्योंकि फी मेरे लिए क्या है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, वो ऑटोमेटिकली वहां से मैच कर जाता है ना। अब जैसे राम को हमको पैसा देना, मान लो राम को हम कोई 10,000 रुपया पेड कर रहे हैं, मेरे से लेने वाला कौन बताओ, राम। हम एंट्री क्या पास करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करेंगे ना। ये दोनों चीज को देखो प्रूव कर दिया, मेरे से पैसा लेने वाला राम, तो डेबिट इज द रिसीवर, राम हो गया। और कैश, कैश हमेशा रियल होता है, तो क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है गोल्डन रूल को ये मैच कर देगा। डन है, इस चीज को देख लीजिएगा, यूट्यूब में अगर डाल दिए तो इसका पार्ट 2 भी करके बना के डाल देंगे, ठीक है ना, बता देंगे सर उसको।